भारत में भी जो है, अगर ये ऐसे नेता ना हो तो भारत भी जो है यूरोप की तरह टाइम बॉम्ब पर ही बैठ सकता है। लेकिन अभी इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। पर यूरोप की इस घटना से, यूरोप के इन खतरों से, यूरोप में जो जागृति आ रही है, इससे हम हिंदुस्तानी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमको भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे टाइम बॉम्ब की जो घड़ियां हैं वो टिक टिक करने लगे। इसलिए हमें अभी से सावधान, सतर्क हो जाना चाहिए। नमस्कार। आमतौर पर मैं विदेशों में हो रही घटनाओं पर वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि अपने भारत में ही इतनी सारी खबरें हैं, अपने भारत में ही इतनी सारी चुनौतियां हैं कि इन खबरों को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इन चुनौतियों से आपको सावधान और सतर्क करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं भारत से हटकर एक बड़े ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाला हूं। यह दिलचस्प मुद्दा जो है, यूं तो दुनिया के एक हिस्से का मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में हिंदुस्तानियों को भी जानना और समझना बड़ा जरूरी है। न सिर्फ जानना समझना, बल्कि हिंदुस्तानियों को इस पूरे मुद्दे से बहुत कुछ सीख लेनी बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे तो लगता है कि दुनिया के इस हिस्से में जो कुछ घट रहा है, उससे हम भारतीय बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यूरोप की, क्योंकि इन दिनों यूरोप में, और इन दिनों क्यों, पिछले कुछ सालों से यूरोप में कुछ कुछ ऐसा खतरनाक घट रहा है कि उसको लेकर के पूरी दुनिया में चिंता होती है। लेकिन ये जो कुछ खतरनाक घट रहा है ना, ये खतरनाक तो है, लेकिन अब इस खतरनाक के साथ साथ कुछ कुछ डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो बड़े दिलचस्प डेवलपमेंट हैं। और इसीलिए आज आपको इन खतरनाक जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो खतरा है, उसको समझना भी बड़ा जरूरी है। और साथ साथ इस खतरे के अलावा ये जो दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं यूरोप में, इसको भी समझिए। आपको अच्छा भी लगेगा, आपको साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप यूरोप में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे बहुत कुछ समझ भी सकते हैं कि दरअसल यूरोप में क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा शायद आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मेरा इशारा जो है जर्मनी में जो चुनाव नतीजा है उनकी तरफ है। लेकिन मैं जर्मनी पर आऊंगा। जर्मनी से पहले एक और खबर आपको बताता हूं, क्योंकि जर्मनी पर विस्तार से बताऊंगा। पर जैसे मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं करूंगा। जब मैं यूरोप की बात कर रहा हूं तो यूरोप में कई सारे देश हैं, और ये जो कई सारे देश हैं, यहां पर एक साथ इन देशों में बहुत कुछ घट रहा है। और इसीलिए जो परिवर्तन है और जो खतरा है, ये पूरे यूरोप पर मंडरा रहा है। देखिए, इससे पहले कि मैं जर्मनी के चुनाव पर जाऊं, मैं आपको दरअसल ये बताता हूं कि फ्रांस में क्या हुआ। दरअसल फ्रांस में एक आतंकी हमला हुआ। एक अल्जीरिया का एक युवक था। आप समझ सकते हैं कि अल्जीरिया का ये जो युवक है, ये मुस्लिम था। तो एक मुस्लिम युवक अल्जीरिया का, और ये जाहिर सी बात है कि ये घुसपैठ करके आया, या इसको शरणार्थी के तौर पर जो है इमिग्रेशन लेकर के आया। और ये जो पूरे यूरोप की पिछले कुछ सालों से पॉलिसी थी ना, कि भैया जो शरणार्थी हैं उनको ले लो, ये लोग जो हैं इनके ऊपर दया करो, इनको अपने देश में बसा लो, इनको नौकरी दो, इनको पैसा दो, इनको घर दो, ये जो पूरी सोच है ना, उसी सोच में से ये जो है खबरें निकल रही हैं। तो दरअसल हुआ क्या कि फ्रांस में जो है अल्जीरिया का एक युवक ने चाकू लेकर के एक भीड़ पर हमला कर दिया। इस भीड़ में जो है कई सारे लोग जो हैं घायल हो गए, और इसमें एक छोटे बच्चे की मौत भी हो गई है। लेकिन जानते हैं कि इस हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह कोई आतंकी हमला नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये इस्लामी आतंकी हमला है। क्या स्पष्ट सोच है, कितनी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ये एक इस्लामी आतंकी हमला है। तो ये समझने की जरूरत है। भारत या दुनिया में भर में कहीं कभी भी कोई आतंकी घटना होती है ना, तो एक बड़ा चलन था कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का, तो ऐसे कहते हैं, कह देते थे। लेकिन अब जो है यूरोप में, अगर फ्रांस का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि ये इस्लामी आतंकी हमला है, तो फिर इसका मतलब जो है फ्रांस में खतरा तो है। फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप में खतरा तो है, लेकिन यूरोप में बहुत कुछ दिलचस्प भी घट रहा है। और सिर्फ फ्रांस की बात क्यों, अगर आपने जॉर्जिया मेलोनी को, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके आपने कुछ भाषण सुने होंगे, तो वो भी खुलकर कहती हैं कि हम विदेशियों को, और ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, हम इनको अपने देश में नहीं रखेंगे, इनको अपने देश में नहीं आने देंगे। उनके कई सारे भाषण इस तरह के वायरल हैं। तो फ्रांस में, इटली में, और साथ साथ कई और देशों में सब कुछ दिलचस्प घटना घट रही है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी समझना है कि दरअसल जर्मनी के चुनाव इस पूरे घटनाक्रम से कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जर्मनी में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के नतीजे आ गए हैं। और जर्मनी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी एक
सरकार को, मतलब किसी भी एक पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इस बार भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी में इस बार एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन की सरकार तो बनेगी, लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जर्मनी के चुनावों में जिन पार्टियों को जो है बहुमत के नजदीक आई, यानी जिन पार्टियों को ज्यादा वोट मिले हैं, जो विजेता बनकर उभरी हैं, वो दरअसल मध्यमार्गी दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। मध्यमार्गी दक्षिणपंथी है। और वहां जो वामपंथी पार्टियां थी ना, उनका लगभग लगभग सफाया हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है। और जो इसमें दो पार्टियां जो ज्यादा बढ़त के साथ आगे बढ़ी है, जिसमें एक सीडीयू पार्टी है, जिसको मध्यमार्गी दक्षिणपंथी कहा जाता है, वो तो जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। लेकिन एक और पार्टी है एएफडी। एएफडी जो है, इसको जो है धुर दक्षिणपंथी पार्टी कहा जाता है, यानी फार राइट विंग पार्टी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये हिटलर की जो नाजी सोच थी उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है, और हिटलर के जो है शासन खत्म होने के बाद पहली बार जर्मनी में जो है हिटलर शाही की वापसी हो सकती है। कुछ लोग इस तरह की बातें करें, लेकिन ये सब जो बातें हैं ये कितनी, ये सब तो बकवास है। क्योंकि दक्षिणपंथी जो होते हैं उनको जो है स्वीकार नहीं कर पाते वामपंथी, तो वामपंथी इसी तरह से करते हैं। जैसे अगर आप दक्षिणपंथी और वामपंथी का फर्क समझ जाओ, तो जैसे भारत में जो बीजेपी है, बीजेपी को मध्यमार्गी दक्षिणपंथी कहते हैं। तो जब बीजेपी की सत्ता आती है तो फिर जो वामपंथी होते हैं वो, अब तो राहुल गांधी भी उसी लाइन के करीब है, तो वो सब कहते हैं कि ये तानाशाही है, और ये लोग जो हैं, ये लोग राज करने लायक नहीं है, ये लोग जो हैं तानाशाही हैं, हिटलर के, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो वही चीज दक्षिण जर्मनी में भी हो रही है। तो ये तो जो है ये कहना कि, लेकिन है क्या कि जो एएफडी है, जिसको कहते हैं कि धुर दक्षिणपंथी पार्टी है, ये जो है ये अपने पिछला जितना इसका वोट शेयर था पिछली बार के चुनाव में, इससे इसको डबल हो गया। और सीडीयू को भी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसा लगता है कि गठबंधन में इनकी, ये सब गठबंधन में हो गए, इनकी सरकार बनेगी। अब सरकार जो बनेगी वो सब चीजें तो उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा नतीजे जो हैं उससे क्या मैसेज आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना, इसको समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि जर्मनी के चुनाव को लेकर के मैं देख रहा था, जो डॉयचे वेले एक जर्मनी का एक मीडिया संस्थान है, उसकी मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था। डॉयचे वेले भी कह रहा है जर्मनी का चुनाव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यहाँ जो हार जाता है, हार कर भी जीतने वाला बाजीगर हो जाता है, और जो जीत जाता है वो कई बार, तो इस तरह की चीजें तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए उसके कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ना उन चुनाव पर हमें उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि डॉयचे वेले की रिपोर्टर कह रहे थे कि जो जर्मनी का पूरा इलेक्शन सिस्टम है उसको जर्मनी के लोग भी नहीं समझ पाते, उनको बस 2 वोट देने होते हैं, 2 वोट जाके वो दे देते हैं, लेकिन सिस्टम क्या वो लोग भी नहीं समझ पाते। अब ये जो जर्मनी की पूरी जो चुनाव नतीजे हैं, इसमें 630 जो कुल मिलाकर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव या सांसद जो मर्जी कह लीजिए, 630 लोग चुनकर आते हैं और उन्हीं से सरकार बनती है। और 630 का मतलब है 316 बहुमत का आंकड़ा होता है। 316 के नजदीक कोई भी नहीं, तो कुल मिलाकर एक जो भी सरकार बनेगी वो कोalition की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इस चुनाव का मैसेज क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा, मैसेज से पहले समझ लीजिए कि दरअसल हो क्या रहा था इस पूरे यूरोप में और जर्मनी में। अब जर्मनी में जो हो रहा था उसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूं, है ना। आपको मैं 1-2 वीडियो दिखाऊंगा, उन वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि जर्मनी में चल क्या रहा था। पहला वीडियो जो है वो देखिए कि जर्मनी के अंदर जो है कुछ ऐसे लोग जो जर्मनी में ही रह रहे हैं, वो लोग किस तरह से जर्मन देश को अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मैं उन अपशब्दों पर मत जाइएगा क्योंकि वो मैं उसको एडिट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको सुनना चाहिए क्योंकि जर्मनी में रहकर जर्मनी को किस तरह से गालियां दे रहे हैं ये लोग। ये जरा वीडियो देखिए। तो सुना आपने, ये जर्मनी में रहने वाले कुछ लोग हैं जो जर्मनी के लिए एफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो है ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग हैं मूलतः अप्रवासी हैं, ये इमिग्रेंट्स हैं जो विदेशों से आए, और विदेशों से मतलब जो मुस्लिम कंट्री से आए, जिनको शरण देने के नाम पर कि अफगानिस्तान में, सीरिया में, अल्जीरिया में वहां युद्ध चल रहा है, आतंकवादी घटनाएं चल रही है, तो वहां से लोगों को जो है यूरोप की एक पॉलिसी पिछले कुछ समय से कि आओ भाई सबको बसा लो, तो उसके कारण जो लोग आए, तो वो लोग जर्मनी में रहकर जिस देश ने उनको शरण दी उस देश में वो नारे लगा रहे हैं एफ के जर्मनी के लिए कि जर्मनी के सत्यानाश की बात हो। लेकिन इससे हिंदुस्तानियों को हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में भी तो ऐसा होता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो एक युवती जो है
अब जिस तरह के ये लोग हैं, ये तो अप्रवासी हैं। भारत में भी इस तरह के कुछ लोग हैं, जो इस तरह के कुछ लोग क्या बड़े सारे लोग हैं जो भारत में ही नारे लगाते हैं, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो भारत में जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के लिए जो है गुणगान करते हैं। और एक तस्वीर आई थी जिसमें एक लड़की जो है, जब सीए का आंदोलन हुआ था, एक आंदोलनकारी जो है वो यहां पर जो है स्वास्तिक का निशान बनाकर हिंदुज्म के लिए लिख रही थी एफ। तो हिंदुओं को गाली देना और देश को गाली देना, भारत को जो है भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करना, ये सब लोग वही हैं। तो इसी तरह से जो है ये अप्रवासी, भारत में सारे अप्रवासी नहीं हैं, लेकिन भारत में कौन लोग हैं ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये कौन से मजहब के लोग हैं, ये कैसे भारत में रहकर भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि इन्होंने जब बंटवारा हुआ था तो वोट तो पाकिस्तान के लिए दिया था, यानी पाकिस्तान के लिए वोट दिया, लेकिन भारत में रह गए क्योंकि इनको भारत का एक और टुकड़ा करना था। तो आज उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। तो जर्मनी में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जर्मनी में भी जो है वहां पे ये लोग जर्मनी को गाली दे रहे थे। ये आपको मैंने वीडियो दिखा, अब आपको कुछ और वीडियो दिखाता हूं। जर्मनी के अंदर बाकायदा जो है कुछ लोग जो हैं, आपको एक वीडियो है वो जर्मनी में, आपको जर्मन भाषा में, तो आपको उसका शब्द जो है उसको आप समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर उसमें एक युवक जो है वो ये कह रहा है कि हम जो हैं अभी अल्पसंख्यक है, लेकिन जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, जिस दिन हमारी तादाद आबादी जर्मनी में बढ़ जाएगी, तो हम जर्मनी में जर्मनी के लॉ लागू नहीं होने देंगे, हम जर्मनी के लॉज को हटा देंगे, लेकिन हम क्या लागू करेंगे, हम शरिया कानून लागू करेंगे जर्मनी में। और जो फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन हैं, जो नाजीज हैं, उनको या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा या उनको जर्मनी छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि अब आप क्या इससे भारत से कुछ जोड़कर देख रहे हैं। भारत में भी कुछ लोग जो हैं किताब तो संविधान की लेकर घूमते हैं, लेकिन उसके बाद जो है भारत में वकालत करते हैं शरिया कानून लागू होने की। तो उनके लिए संविधान जो है एक सिर्फ और सिर्फ जो है एक आवरण है, एक मुखौटा है, लेकिन वो शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। और शरिया कानून लागू करने की बात करने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं। तो जो भारत में चल रहा है, मैंने इसीलिए कहा कि आज ये खबर विदेशी है, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे हम बहुत कुछ सबक ले सकते हैं। तो जो चीज आप देखिए कि जर्मनी में शरिया कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, वो लोग जिनको जर्मनी ने शरण दी, अपने यहां पाला पोसा, अपने यहां घर दिए, मकान दिए, अपने टैक्स के, आम जनता के टैक्स के पैसे से जिनको पाला पोसा, वही मुस्लिम शरणार्थी अब कह रहे हैं कि जब हम लोग आ जाएंगे, तब जब हम लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो शरिया कानून लागू करेंगे। देखिए, जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ है, लेकिन इस 8 करोड़ में 50 लाख मुस्लिम हैं। और जर्मनी में 50 लाख मुस्लिम है, और वहाँ पर जो है कब्र के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही, बल्कि मुस्लिम आबादी के साथ साथ वहाँ जर्मनी को इस शरिया कानून के तहत लाने की ऐसी डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसे प्रदर्शन भी जर्मनी में खूब होने लगे हैं। और सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहे, बल्कि वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा दिसंबर में जो क्रिसमस बाजार था पिछले साल, उसमें जो है बाकायदा एक गाड़ी लेकर एक आदमी जो है वो मुस्लिम इमिग्रेंट था, तो उसने जो क्या किया कि गाड़ी लेकर के किस तरह से बाजार में घुसा दिया और उसमें कई लोग मार दिए थे। इस तरह की घटनाएं एक नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। और इसी तरह का जो आतंकी हमला म्यूनिख में भी जो है हाल फिलहाल में हुआ था। तो और ये सिर्फ जो है सिर्फ जर्मनी की समस्या नहीं, पूरे यूरोप की समस्या। इसलिए मैंने कहा
फ्रांस में भी जो है पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो वहां भी जो है वामपंथी हार गए थे, वहां भी दक्षिणपंथी जो मध्य मार्गी दक्षिणपंथी पार्टी है वो वहां पर सत्ता में आ गई है। तो फ्रांस में भी ये परिवर्तन हुआ, इटली में भी, और अभी अभी जो है ऑस्ट्रिया में भी एक ऐसी घटना घटी कि वहां पर एक युवक जो है वो बाकायदा, वो भी अल्जीरिया से आया युवक था, वो जो है बाकायदा चाकू लेकर के अल्लाह अकबर कहकर जो है वो भीड़ पर टूट पड़ा, कई लोगों को उसने घायल कर दिया, और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो पुलिस के सामने जो है मुस्कुराता हुआ। तो ऐसी घटनाएं लगातार यूरोप में जो है लगातार घट रही हैं। अगर आप इंग्लैंड के कई वीडियोस आपने पिछले कुछ दिनों होंगे, इंग्लैंड में जिस तरह से मुहर्रम के प्रोसेशन निकलते हैं, इंग्लैंड में किस तरह से जो है वहां पर कई घटनाएं घट रही हैं, उसको देखकर ऐसा कई लोगों का मानना है कि अगले कुछ सालों में इंग्लैंड भी जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो चुनाव में भी पाकिस्तान मूल के जो लंदन का मेयर ही जो पाकिस्तान मूल का है, और वहां पर लंदन और उसके कई सबअर्बिशियल इलाके जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग, लेकिन इंग्लैंड में अभी लोग नहीं जगे हैं, पर इंग्लैंड को छोड़ करके, क्योंकि इंग्लैंड में जो नतीजे होते वो उलट हुए थे, ऋषि सुनक हार गए थे वहां पर, तो इंग्लैंड के जो नतीजे थे वो उलट हुए थे। लेकिन इंग्लैंड के अलावा बाकी सब यूरोप में, क्या जो यूरोप टाइम बॉम्ब पे, क्योंकि मैंने कहा ना ये जो कुछ घटनाएं हो रही थी इससे साफ है कि यूरोप पूरा टाइम बॉम्ब पे बैठा था। लेकिन क्या टाइम बॉम्ब पे जो बैठा था नहीं बल्कि बैठा है, तो क्या टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो यूरोप है वो नींद से जग रहा है क्या? क्योंकि जैसे मैंने बताया इटली, फ्रांस और उसके बाद अब जो है जर्मनी में जो चुनाव हुए हैं वो नतीजे, अब देखिए है क्या कि जर्मनी में सारी घटनाएं, कभी म्यूनिक में और कभी जो है क्रिसमस बाजार में जब इस तरह के आतंकी हमले हुए, इस पूरे हमलों के बाद वहां जो चुनाव था वो पूरा का पूरा पलट गया, और चुनाव में जो है ये एक बड़ा मुद्दा हो गया। जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है सीडीयू, दरअसल सीडीयू जो है पिछले कुछ सालों में, या पिछले कुछ साल भी नहीं कह सकते कि पिछले 6 महीने में सीडीयू ने जो है अपनी पूरी की पूरी जो प्रचार है वो पूरा जो है पूरा उसका पूरा जो मुद्दा था वो बदल के रख दिया। जो सीडीयू पार्टी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है आर्थिक मामलों पर, यानी इकोनॉमिक, इसका एक बड़ा मुद्दा था कि जर्मनी के लिए कैसे इकोनॉमिक फ्रंट पर जर्मनी को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। लेकिन पिछले 6 महीने में ये पूरी की पूरी पार्टी इकोनॉमिक से हट करके इमिग्रेशन पर आ गई। इसने अप्रवासी लोगों को मुद्दा बनाया, तो ये इसने कहा कि अप्रवासी लोगों को निकालना, और मत भूलिए कि यही मुद्दा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे को बनाया था कि जो है अमेरिका अमेरिकन के लिए और बाहर लोगों को भेजा जाएगा, और भारत में भी जो भारत से भी जो गए अवैध तरीके से गए उनको लगातार वो जंजीरों में जकड़ के डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे। तो अमेरिका में जो चीज़ है वो अब यहाँ पर भी हो रही थी, यहाँ पर भी इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि पिछले 1 साल में ऐसा बताया जा रहा है 10 लाख से ज़्यादा जो है वो विदेशी जो है वो जर्मनी में आए हैं, और ये जो है शरण देने की नीति के चलते, और इसमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं। तो अब इस सब के चलते जो है पूरा चुनाव का रुख बदल गया था, और चुनाव में जो है ये जो सीडीयू पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है, इसने जो है इमिग्रेशन को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। तो दूसरी तरफ जो एएफडी पार्टी है, जो मैंने बोला जिसको जो है जिसको बिल्कुल कट्टर दक्षिणपंथी, धुर दक्षिणपंथी पार्टी कहते हैं, इसने तो बाकायदा जो चुनाव के अंदर ना, इसने बाकायदा एक हवाई जहाज के टिकट जैसा होता है वो बांट रही थी पर्चे के तौर पर, और हवाई जहाज से टिकट जो है वो दरअसल बोर्डिंग पास जैसा था, वो बोर्डिंग पास बांट रहे थे, और उसमें लोगों से पूछ रहे थे कि आपकी नागरिकता जर्मनी की है, तो मतलब वो सीधा सीधा इशारा था कि अगर जर्मनी की नागरिकता नहीं है तो ये हम आपको चुनाव के बाद जो है आपकी टिकट कटा देंगे और आपको आपके देश में वापस भेज देंगे। अब ये पार्टी जो है इसका वोट प्रतिशत जो है डबल हो गया। सीडीयू जैसी पार्टी जो है जिसने इकोनॉमी छोड़ करके इमिग्रेशन को बड़ा मुद्दा बनाया कि भाई जो घुसपैठिए हैं, जो अप्रवासी लोग हैं जो आ गए और जो शरिया कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, आतंकी हमले कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा के, इन सबको जो है निकालना होगा। इस तरह से हम जर्मनी को जो है इस तरह से नहीं बना सकते। तो ये सब के चलते सीडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ये जो नतीजे आए हैं ना, अब ये नतीजे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे समझना चाहिए कि क्या दरअसल जर्मनी के लोग जो हैं क्या उन खतरों को समझ रहे हैं जो जर्मनी के सामने खड़े हैं, और बाकी जो यूरोप के देश हैं वो भी क्या इन खतरों को समझ रहे हैं। हालांकि फिर कह रहा हूं बहुमत नहीं मिला तो अभी ऐसा पूरा यूरोप जग गया ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इन खतरों को समझने लगे हैं कि जिनको उन्होंने शरण दी, जो मुस्लिम इमिग्रेंट उनके यहाँ आए, वो अगर शरिया कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, वो अगर जो है आतंकी हमले कर रहे हैं, तो फिर हमें इनसे अपने देश को बचाना है। और इसीलिए जो है ऐसी पार्टियां जो इनको निकालने की बात करती हैं, ऐसी पार्टियां जो इनके खिलाफ आवाज उठाती है, ऐसी पार्टियां जो इनके खिलाफ कड़े कानून
कानून बनाने की बात करते हैं, उन पार्टियों को बड़ी जीत मिली है इन चुनाव में। तो इसका मतलब यह है कि जर्मनी जो है वो कहीं ना कहीं नींद से जाग रहा है। हालांकि अभी भी बड़े सारे वोक लोग हैं, बड़े सारे जो है वामपंथी हैं, वो अभी भी हैं, हमारे देश में भी हैं, बाकी यूरोप में भी, इंग्लैंड में तो ज़्यादा हैं, बाकी अमेरिका में भी, ऐसे सब जगह लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो है ये जर्मनी के नतीजे एक अच्छा संकेत हैं, और वो संकेत दे रहे हैं कि यूरोप में थोड़ी सी जागृति आ रही है, लोगों को लग रहा है। क्योंकि देखिए यूरोप के पास ज़्यादा समय नहीं है, वहाँ पर जो है कुछ कार्टून्स भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कार्टून बनाकर लोग बता रहे हैं कि भाई जब से ये घुसपैठी आने शुरू हुए, मुस्लिम इमिग्रेंट आने शुरू हुए, उसके बाद अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारी सिर्फ एक पीढ़ी जो है, यानी एक पीढ़ी क्या, अगले 20 से 25 साल, सिर्फ एक पीढ़ी तक जो है हम सुरक्षित हैं। उसके बाद ये जो है हमारा मुल्क मुस्लिम बहुल हो जाएगा और उसके बाद हम बचेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं जर्मनी में हो रही हैं, उसको लेकर के लोगों ने इस तरह से वोट करा है। और एक चीज़ और बता दूं, ये आतंकी हमलों के साथ साथ एक चीज़ और वहाँ पर हुई है जो पूरे यूरोप में हो रही है, कि ये जो अप्रवासी हैं, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जिनको शरण देने के नाम पर ये बाकायदा जो है बलात्कार की घटनाओं में बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, लड़कियों का, बच्चियों का बलात्कार करते हैं। और दिक्कत क्या है कि जब इनको लड़कियों का, बच्चियों का बलात्कार करते हैं, तो इंग्लैंड में तो बहुत बड़ा मुद्दा बना, उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, मुझे अफसोस है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था वहाँ पर कि किस तरह से जो इस तरह के जो मुस्लिम घुसपैठी हैं, मुस्लिम अप्रवासी जो हैं, वो कैसे रेप करते हैं, रेप करके पकड़े जाते हैं, और जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इंग्लैंड की पुलिस उन्हीं लोगों को जेल में भेज रही थी। इसको लेकर जो है एलन मस्क ने बहुत सारे ट्वीट भी करा और इंग्लैंड को बड़ी खरी खरी सुनाई, वहाँ के प्रधानमंत्री को बड़ी खरी खरी सुनाई। बहरहाल जर्मनी में भी यही सब हो रहा है। और ये जो रेप करते हैं, ये जो मुस्लिम जो रेप करते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं कि जब उनको पुलिस पकड़ती है कि हमारे यहाँ तो मतलब लड़की को कोई रेप का कोई मतलब नहीं, हमारे तो लड़की को इस्तेमाल करना है, कैसे भी इस्तेमाल लड़की के साथ जो है ये करना है, तो हमारा अधिकार है। इस तरह की चीज़ें, इंसिडेंट जो हैं पूरे यूरोप में हो रहे हैं। इसलिए यूरोप के लोगों के लिए अब जो है जागना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि यूरोप टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। और यूरोप में जो हो रहा है, अब उससे समझ लीजिए भारत में भी जिस तरह की घटनाएं हैं, अभी तो मोदी और योगी जैसे, और उसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों ने बहुत चीज़ें जो कंट्रोल कर रखी हैं। लेकिन भारत में भी जो है, अगर ये ऐसे नेता ना हो तो भारत भी जो है यूरोप की तरह टाइम बॉम्ब पर ही बैठ सकता है। लेकिन अभी इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। पर यूरोप की इस घटना से, यूरोप के इन खतरों से, यूरोप में जो जागृति आ रही है, इससे हम हिंदुस्तानी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमको भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे टाइम बॉम्ब की जो घड़ियां हैं वो टिक टिक करने लगे। इसलिए हमें अभी से सावधान, सतर्क हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।